नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के बारे में। अगर आप बीए के 3rd सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल है, तो आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों क्या, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, अधिकतर विश्वविद्यालयों में दोस्तों यही सिलेबस है। अगर आपका कोई दूसरा सिलेबस है तो उसको बताइए, चूंकि एक आध विश्वविद्यालय ने नया सिलेबस लागू किया है तो उसके लिए जैसे कि मैं दूसरा बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए से डीडीयू में इकोनॉमिक ज्योग्राफी जहां तक पढ़ना पड़ता तो उसको मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है, तो उसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अन्य राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सभी में आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, अंग्रेजी में इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको आपको पढ़ना पड़ता है। भूगोल यानी कि जियोग्राफी बीए का 3rd सेमेस्टर 2027, 28, 29 सभी के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर। आज के वीडियो के माध्यम से हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें इकाई संख्या 1 के बारे में हम कंप्लीट आज अध्ययन करने वाले हैं। इकाई संख्या 1 में दोस्तों कई सारे चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले चैप्टर के बारे में ही नहीं बल्कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये 4-5 चैप्टर आज के वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ये है दोस्तों कि आपकी परीक्षा जैसे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों टाइप की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लिखित यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना आप कर पाएंगे। साथ ही साथ में जब यूनिट आपकी कंप्लीट होगी और उसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने एमसीक्यू वाले रखे हैं, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी चीजें हैं, आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा। सरल भाषा में नोट्स तैयार किया गया है। हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है, एक इफेक्टिव नोट्स जिसको आप पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, आकर्षक लगेगा। नोट्स को कैसे प्राप्त करना है, सभी इकाइयों का नोट्स, सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए में 3rd सेमेस्टर का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले आज की वीडियो के माध्यम से हम पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में इकाई संख्या 1 जो यहाँ पर आपको दिख रही है इसके बारे में पूरा अध्ययन हम करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, बीए 3rd सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। हिंदी में ये कहते हैं इसको। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देखते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने यूनिट वाइज में डिवाइड कर रखा सिलेबस को, और आपका सिलेबस एकदम से जबरदस्त तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मजा आ रहा होगा ऐसे सिलेबस को देख करके। इस तरीके का एचडी क्वालिटी में नोट्स आपको प्राप्त करके कैसा लग रहा है? ये आपको नोट्स ऐसे दिख जाए, आपको मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ये नोट्स बड़ा अच्छा लगेगा ना। तो इस सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे। देखिए, इकाई संख्या 1 में दोस्तों पर्यावरण की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको पर्यावरण की अवधारणा और घटक यानी पर्यावरण की अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उसके जो घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में पारिस्थितिकी के बारे में यानी इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। और चौथे चैप्टर में दोस्तों पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इकाई संख्या जो है 1 में। इन चारों को आज के वीडियो के माध्यम से कवर करने का पूरा कोशिश रहेगा हमारा। ठीक है, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लास्ट में, और इसी टाइप के आपके लिए नोट्स। ठीक है, ऐसे ही नोट्स को मैं पढ़ाऊंगा। इकाई संख्या 2 में दोस्तों आप पढ़ेंगे जैव विविधता और सतत विकास के बारे में। जैव विविधता मतलब क्या होता है? जीवों को विविधता, यानी कि ऐसे एरिया, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे जीव, बहुत सारी प्रजातियां इकट्ठा रहती हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। हालांकि दोस्तों मैं सभी यूनिट का विश्लेषण अभी नहीं करूंगा, इसलिए चूंकि मैं यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करना चाहता हूं। बस आप जानिए कि ये आपको पढ़ना है और सभी यूनिट को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, घबराना, सभी यूनिट के नोट्स आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर दिए गए हैं। पहला चैप्टर इसमें जैव विविधता पढ़ना, फिर जैव विविधता का संरक्षण कैसे गए, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सतत विकास क्या होता है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनिट नंबर 2 में आपको देखना है। इकाई संख्या 3 में पर्यावरण की समस्याओं को आपको ध्यान में रखना है, जैसे वनों की कटाई, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा उर्वरता की जो कमी आ रही, ह्रास आ रहा है वो, ठीक है, मरुस्थलीकरण क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपको पढ़ना इकाई नंबर 3 में। इकाई नंबर 4 में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जो तमाम सारे चलाए गए दोस्तों, जैसे गंगा कार्य योजना चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, टिहरी बांध परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना, इन चारों परियोजनाओं के बारे में इकाई संख्या 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इकाई संख्या 5 आ जाइए। इकाई संख्या 5 में दोस्तों जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको समझना है। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा यानी उसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषता सब पढ़नी है। दूसरी नंबर पर हरित गृह गैसें यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं
उनके बारे में जानना है, और वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है, ठीक है। वही यूनिट नंबर 6 की अगर बात की तो वैश्विक जलवायु मूल्यांकन के आपको पढ़ना है, जैसे आईपीसीसी क्या है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो जिसको आप NAPCC कहते हैं, इन सभी को विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकाई संख्या 7 में आपदा प्रबंधन आपको पढ़ना है। आपदा क्या होती है, इसकी क्या विशेषता, आपदा कितने प्रकार की होती है, इन चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ में आपदा जो संकट होता है जिसको आप हजार्ड कहते हैं वो क्या होता है, जोखिम और संकट में क्या डिफरेंस होता है और क्या होते हैं, संवेदनशीलता किसे कहते हैं, आपदाओं का कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं, आपदा का प्रबंधन यानी आपदा को मैनेज कैसे किया जाता है, और आपदा प्रबंधन का जो चक्र होता है, साइकिल होता है, वो क्या होता है, आपदा प्रबंधन में कौन कौन सी चीजें करी जाती हैं, किस तरीके से आपदा को प्रबंधित किया जाता है। 8वां इकाई है प्रमुख प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं, इसके बारे में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से सभी चैप्टर्स के नाम लिखे, जैसे कि प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी, जैसे प्राकृतिक आपदा बाढ़ होती है, सूखा है, चक्रवात है, भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, ये सब आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। वहीं पर मानव जनित आपदाओं में दोस्तों जैसे रासायनिक और परमाणु आपदाएं हो गई, आपदा के समय क्या करें क्या ना करें, ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में फोकस करेंगे। मानव जनित जो आपदाएं होती हैं उनके बारे में भी हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो इकाई संख्या 8 तक आप इस तरीके से पढ़ेंगे। इन सभी यूनिट का, इन सभी चैप्टर्स का आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला है मात्र 100 रुपए फीस, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरे जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के इन 8 इकाइयों का नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलेगा। केवल जियोग्राफी का नहीं बल्कि जियोग्राफी के साथ आपके 2 सब्जेक्ट और होंगे, पॉलिटी और हिस्ट्री, या हिंदी या संस्कृत, या और भी जो सब्जेक्ट आपके शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, और को करिकुलर वाला जो कोर्स होता है, को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव वाले सब कुछ आपको मिलेंगे। यानी अनिवार्य पेपर हो, माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो, पूरी तैयारी सभी सेमेस्टर के सभी यूनिट मतलब की थर्ड सेमेस्टर के सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अब की बार नोट्स की क्वालिटी भी आप देख लीजिए किस तरह कितने बेटर तरीके से करवाए। जैसे आप देखते हैं ये इकाई संख्या 1, अब पर्यावरण के उदाहरण को यहाँ पर देखेंगे तो पर्यावरण का सबसे पहले परिचय हम बताएंगे आपको लिख करके, बढ़िया तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो दी गई हैं, जैसे ओडम हो गए, एजी टांसले है, कब परिभाषा दी उसका सन भी लिखा गया है, ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पर पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण की विशेषताएं, सब कुछ आपको, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, सब कुछ चित्रात्मक शैली में आपको नोट्स इस तरीके से प्रोवाइड होगा जो आप पढ़ करके बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब आपको नोट्स कैसे प्राप्त करना है इन सभी इकाइयों का, सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका है, 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप इस नंबर पर अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स में ज्वाइन होंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहीं पर आपको नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ का सभी का नोट्स। जैसे आप इतना लेकर के व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर दोस्तों करना क्या है, उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपए फीस जमा कर देनी है, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर दे। कितने रुपए दोस्तों, 100 रुपए फीस जमा कर देने और पूरे थर्ड सेमेस्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास सब कुछ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको क्या मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप से जो आपको जुड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी कोई क्लास होगी तो उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रात 8 या 9 बजे के आसपास आता रहेगा, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस ग्रुप की ये है, इस फीस में आपको क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक वाइज सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर के साथ महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब आपको ये सब भी इसमें मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। छठी बात, सातवीं बात यह है कि यहाँ पर आपको जो को करिकुलर वाला पेपर होता है उसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है अनिवार्य वाला, उसकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी कि उसके कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा और अगली बात यह है कि आपको जो है किताब और सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों किताब और सीरीज की अगर बात की जाए, इसके अलावा किताब और सीरीज नहीं खरीदेंगे और आपकी बड़ी बचत होगी इसमें, ठीक है। और 10वीं बात यह है कि अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठा फीस जो बच्चे जमा करते हैं उनके लिए दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है। थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करने पर आपको 1 साल यानी कि आपका थर्ड सेमेस्टर का 6 महीने, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का 6 महीने यानी 1 साल तक की आपकी फीस कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मात्र और मात्र फीस 150 रुपए रखी गई है, 50 रुपए कम कर दी गई है। यानी थर्ड सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप बाद में जुड़ेंगे उसकी फीस भी 100 रुपए लगेगी, तो 100 कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। लेकिन ये 200 रुपए फीस आपकी नहीं लगती है, जब आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं
मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में दोस्तों, 150 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, इसी 150 रुपए फीस में आपको पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर और पूरा फोर्थ सेमेस्टर पूरा नोट्स आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, को करिकुलर मेजर माइनर सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब आपको सीरीज या किताब नहीं लेनी पड़ेगी। एक सब्जेक्ट की आप किताब सीरीज खरीदते हैं 60 रुपए की आती है, कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट की आपको किताब सीरीज खरीदनी पड़ेगी। कम से कम 300 रुपए एक सेमेस्टर में आप खर्च करते हैं सीरीज के पीछे, जो आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा अगर आप हमसे जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। वहीं पर अगर 2 सेमेस्टर की बात की तो आपके 600 रुपए जाते हैं, और केवल 2 सेमेस्टर फिफ्थ थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा ज्वाइन करने पर केवल 150 रुपए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे गुरुजी कौन सा कोर्स बेटर है, तो 150 वाला इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें आपका 50 रुपए जो है ऑफर के हिसाब से आपको लाभ मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेटर रहता है। तो आप जुड़ जाइए, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। 9984099139 पर एसएमएस कीजिए। ये स्कैनर पर आप फीस जमा कर देंगे, ये आप ऐसे ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहले यूनिट को बहुत ही बारीकी के साथ बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं पर्यावरण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट। लिखेंगे पर्यावरण का परिचय, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे दोस्तों, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप आराम से इस पीडीएफ को अपना निकलवा लीजिए, आराम से बैठ कर घर पे पढ़िए, या फिर आप जो है इसे फोन में ही पढ़ लीजिए। मनुष्य का जीवन जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है दोस्तों, और जो उसके जीवन को प्रभावित करती है, किसके जीवन को, मनुष्य के जीवन को, जिन परिस्थितियों से मनुष्य घिरा हुआ है वही परिस्थितियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं और मनुष्य से प्रभावित होती भी हैं। उन्हें समष्टि रूप से यानी उनको संयुक्त रूप से संपूर्ण चीजों में पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण मानव जीवन के अस्तित्व, विकास और कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर पर्यावरण को नुकसान हुआ तो मनुष्य के अस्तित्व को खतरा हो सकता है, मनुष्य का विकास रुक सकता है और मनुष्य का कल्याण रुक सकता है। यानी पर्यावरण हर हालत में जरूरी है, ठीक है। परिधन आवरण मिलकर के पर्यावरण बना हुआ है। अर्थ लिखेंगे पर्यावरण का, तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, यानी कि जो हमारे तरफ परिमान्य होता है, परिता है यानी चारों तरफ जो हमको घेरे हुए है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर से आवृत करने वाली समस्त स्थितियों और वस्तुएं पर्यावरण के अंतर्गत आती है और इसी को पर्यावरण कहा जाता है। अब विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को देख लेते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, फुल एचडी क्वालिटी में आपके लिए नोट्स तैयार किया। जब आप इसको पढ़ेंगे, नोट्स पहले वीडियोस देखेंगे फिर उसके नोट्स पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए पर्यावरण की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, ओडम, ईपी ओडम साहब सबसे पहले इन्होंने 1971 ईस्वी में परिभाषा दी ओडम ने पर्यावरण की, कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को का योग है जो किसी जीव पर प्रभाव डालते हैं। भौतिक, जैविक और रासायनिक, रासायनिक तमाम प्रकार के केमिकल्स, तमाम प्रकार की चीजें रासायनिक होती हैं। भौतिक घटक वे घटक होते हैं जो निर्जीव घटक होते हैं, जैसे तापमान, जलवायु, मतलब ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, या और तमाम प्रकार की वस्तुएं जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो सब। जैविक घटकों में जिसमें जीवन होता है वो चीजें शामिल होती हैं, तो ये जीवन को प्रभावित करती हैं, तो वही चीज उन सभी कारकों का योग है पर्यावरण, ऐसा ओडम साहब कहते हैं। एजी टांसले 1935 में परिभाषा देते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाह्य कारकों और शक्तियों का योग होता है, ठीक है, जो किसी जीव या समुदाय के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। क्या लिखा आपने, पर्यावरण उन सभी बाह्य कारकों यानी बाहर से बाह्य कारक है ये, और बाह्य शक्ति है, उन शक्ति और कारकों का योग पर्यावरण होता है जो किसी जीव को या किसी जीव के समुदाय को, उसके जीवन और उसके विकास को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, ठीक है। सीसी पार्क कहते हैं 1966 की परिभाषा में कि पर्यावरण वह संपूर्ण भौतिक और जैविक परिस्थितियों का समूह है, यानी निर्जीव और सजीव का योग है जो किसी जीव के जीवन को चारों तरफ से घेरे हुए है और प्रभावित करता है, ठीक है। वहीं पर जिम्मरमैन कहते हैं, साहब जिम्मरमैन 1941 में ये कहते हैं कि पर्यावरण वह है जो किसी जीव को चारों ओर से घेर कर उसे प्रभावित करता है और उसकी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ऐसा जिम्मरमैन कहते हैं। प्रोफेसर मिलर कहते हैं 1976 की परिभाषा में कि पर्यावरण जीव और उसके चारों ओर विद्यमान यानी कि जो उपस्थित पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है, जीव यानी कोई जीव है, जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है या कोई भी जीव है, और उसके चारों ओर मनुष्य मान लेते हैं मनुष्य है, इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर की जो दशाएं, जैसे इसमें तापमान, वायु, मिट्टी, जल प्रदूषण, तब जल हो गया आपका, वायु हो गया, तमाम प्रकार के पेड़ पौधे, सब कुछ आपके इसमें शामिल रहते हैं, तमाम चीजें, ठीक है,
वो सब जो है मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो ये परिस्थितियों के मध्य एक गतिशील पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है, यानी कि परिस्थितियों, जीव और उसके चारों ओर जो घेरे हुए उसका जो परिस्थितियों का योग है, उसके बीच में जो गतिशील पारस्परिक संबंध है उसी को पर्यावरण कहा जाता है। परिभाषाएं क्लियर हुई होंगी तो विशेषताएं आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। विशेषताओं को अगर देखें, हेडिंग डालेंगे पर्यावरण की विशेषताएं, शॉर्ट टर्म में समझेंगे। देखिए, पर्यावरण सर्वव्यापी है, यानी कि हमेशा व्याप्त है, सभी जगह पर पर्यावरण व्याप्त है, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर पर्यावरण होता नहीं है। दूसरी बात है, यह जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी पर्यावरण की आवश्यकता जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, यह गतिशील और परिवर्तनशील है, पर्यावरण हमेशा एक जैसा नहीं होता है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसके घटक परस्पर संबंधित हैं, इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। पांचवी विशेषता, यह मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, पर्यावरण बिल्कुल करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तापमान बढ़ जाए तो मनुष्य प्रभावित होगा, तापमान घट जाए तो भी प्रभावित होगा। तापमान जैसे बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, आप सारे कपड़े उतार देते हैं, बनियान पहन करके घूमते हैं, ठीक है, एसी चलाते हैं, मनुष्य प्रभावित होता है उससे। तापमान घटता तो आप स्वेटर पर दुनिया भर के कपड़े आप लाद लेते हैं शरीर पर, तो ये सब पर्यावरण का ही प्रभाव है। पर्यावरण का महत्व दोस्तों क्या है, इसको हेडिंग डालेंगे, पर्यावरण का महत्व लिखेंगे, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है पर्यावरण का घटक, ठीक, क्या करता है, जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। दूसरी बात, मानव के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करता है पर्यावरण। इसके अलावा आर्थिक विकास का आधार है पर्यावरण। जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करता है, ठीक है, पर्यावरण। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण और प्रबंधन में सहायता करता है पर्यावरण। क्या करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है किसका, मनुष्य का। जीवन के लिए जो संसाधन होते हैं उनको प्रदान करता है पर्यावरण। आर्थिक विकास का एक आधार होता है जो है, चूंकि संसाधन पर्यावरण में ही निहित होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण में सहायक होता है पर्यावरण। पर्यावरण के द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, जीवन की जो विविधता है, तमाम प्रकार की जो जीव, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जो स्पेसीज रहते हैं, प्रजातियां रहती हैं, उसको पर्यावरण प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो ऐसे में जीवन खतरे में आ जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण और प्रबंधन में सहायक होता है। कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब आ जाती है तो उसको कंट्रोल में पर्यावरण ही सहायता करता है उसको मैनेज करने में। तो पर्यावरण का ये सारा महत्व है दोस्तों, ये सब चीजें भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर और एक चैनल का नाम है बीए करिकुलर, इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप समझते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण के दोस्तों वैसे तो दो घटक होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से पर्यावरण की अगर बात की जाए, अनेक घटकों से मिलकर के बना है। इन घटकों का परस्पर गहरा संबंध होता है जो जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से हम दो घटकों के बारे में समझते हैं, उन्हीं दोनों घटकों को हम अलग अलग तरीके से बांट करके समझेंगे। पहला घटक है दोस्तों, आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, पहला घटक है पर्यावरण का, उसका नाम है जैविक घटक, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। दूसरा घटक है अजैविक घटक, जिसको अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन होता है, सजीव चीजें जैविक घटक में आती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब, ठीक है। और अजैविक घटकों की अगर बात की जाए, पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु जितने आते हैं सब कुछ। अजैविक घटकों में दोस्तों इसको अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, ये निर्जीव चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अब जैविक घटकों में यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझे तो आपको दिखाई पड़, जैसे गिलहरी हो गई, ये घास फूस हो गई तमाम सारी, पक्षी हो गया, हिरन हो गया, पेड़ बड़ा बड़ा होगा, तमाम प्रकार के घास फूस, ये सब आपके मनुष्य, ये सब आपके भौतिक घटक, सॉरी ये सब आपके जैविक घटक हैं। ये जीवित तत्व होते हैं जो पर्यावरण का जीवंत भाग होते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये उदाहरण के जैसे पौधे, वनस्पति पूरी, ये सब जैविक घटक हैं। जंतु में पशु पक्षी कीट, ये सब आप सारे के सारे कीट पतंगे जो होते हैं वो सब आपके जैविक घटक होते हैं पर्यावरण के। सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया, फफूंदी ये सब आते हैं, ये सब भी जैविक घटक है। और अपना जो मानव जैसे हम लोग हैं, हम सब भी जैविक घटक के अंतर्गत यानी बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण के। दूसरी तरफ आता है अजैविक घटक, ये निर्जीव तत्व होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अगर जीवन जीना है तो आपको प्रकाश की जरूरत चाहिए, आपको बादल से पानी बरसने की जरूरत चाहिए, आपको पहाड़ की जरूरत पड़ेगी, आपको पेड़ जो है, आपको नदियों की जरूरत है, कि इससे जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हवा हो गई, ठीक है, जैसे हवा, वायु, ये अजैविक कंपोनेंट है। अब लोग कहेंगे हवा गुरुजी तो ये जलम जीवनम और हवा प्राण वायु कही जाती, तो ये चीजें अलग बात है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि गुरुजी हवा कैसे आपने अजैविक, तो ये हवा का अपना कोई वो नहीं है जीवन, हवा में कोई अपना जीवन नहीं है, वो दूसरों को जीवन जरूर प्रदान करती है,
अगर वो ना रहे तो जीवन ना रहे, लेकिन ये खुद में अपने आप में एक जीवन नहीं होती है हवा, ना जल ही जीवन है, ठीक है। वो जल जीवन है आपके जीवन को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक में आता है, निर्जीव वस्तु माना जाता है। जैसे वायु हवा हो गया, जल हो गया, मृदा यानी मिट्टी है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान है, खनिज है, आर्द्रता यानी कि जो वायु में नमी रहती है उसको आर्द्रता कहते हैं, स्थलाकृति यानी भूमि का आकार, पर्वत पहाड़ नदियां, ये सब चीजें जो है दोस्तों ये अजैविक घटक में शामिल होती हैं, ठीक है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक आज के बाद में आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आप चित्र के माध्यम से चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर इस तरीके के धाकड़ अंदाज में नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं, सभी यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, ठीक है। आप जुड़ जाइए। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार होता है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण पूर्णतः प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे कि पर्वत, नदियां, वन, समुद्र, मृदा, वायु, जलवायु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पर्यावरण होता है मानव निर्मित पर्यावरण। दो प्रकार का पर्यावरण होता है, ठीक है। मानव निर्मित पर्यावरण जैसे कि मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है पर्यावरण, उसको बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे कि भवन, सड़कें, बांध, कारखाने, खेती के लिए खेत तैयार करना, नगर, पुल का निर्माण करना, ये सब चीजें जो होती दोस्तों ये मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है वो ये होता है जो मनुष्य को प्रभावित करता है, मनुष्य को घेरे हुए है। और जो नदियां, वन, समुद्र, पर्वत, मृदा, वायु यानी मिट्टी, वायु, जलवायु, ये सब आपके प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ये भी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ये भी एक प्रकार से पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ये भी दोनों आपने समझ लिया। अब घटकों का पारस्परिक संबंध अगर देखें कि जैविक और अजैविक घटक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों के बीच संतुलन बिगड़ने में पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। यदि वायु प्रदूषित होगी तो जीवों का जीवन प्रभावित होगा, ठीक है। वनों की कटाई होगी तो वर्षा कम होगी, ठीक है। मृदा का अपरदन बढ़ेगा इससे, जब जल का जो है अगर पेड़ काटोगे तो जल जो है क्या होगा, बहेगा, इससे मृदा का अपरदन होगा और भूमि जो होगी वो उर्वरक क्षमता खत्म होगी, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। यानी कि आप देखते हैं तापमान मनुष्य को प्रभावित करता है, वायु प्रभावित करती है, मिट्टी प्रभावित करती है, सब कुछ मनुष्य को प्रभावित करता है। तो मनुष्य क्या है, जैविक घटक है, और ये सब क्या है, अजैविक घटक है। तो जैविक घटक अजैविक घटक को प्रभावित करता है, अजैविक घटक जैविक घटक को प्रभावित करता है, और ये दोनों का जो पारस्परिक संबंध होता है वह एक प्रकार से बना रहता है। जब तक दोनों का तालमेल, जैविक घटकों का और अजैविक घटकों का तालमेल अगर बना रहता है सही तरीके से, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, पर्यावरण मजे से अपना काम करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब दोनों के बीच में संबंध जो होता है वो पारस्परिक संबंध वो असंतुलित हो जाता है, ऐसी स्थिति में पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, पर्यावरण में चीजें नुकसानदेह हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैविक घटकों को भी नुकसान होता है और अजैविक घटकों को भी। अजैविक घटकों में जैसे वायु, जल, मृदा, प्रकाश, तापमान आते हैं। अब परस्पर संबंध क्या है इसका, मानव निर्मित घटक में सड़क, भवन, कारखाने आते हैं, जैविक घटक में पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्मजीवी सब आते हैं। इन सभी का आपस में परस्पर संबंध होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक दूसरे से सब संबंधित होते हैं, अगर धूप न निकले तो पौधे कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें हैं। अब ये होगा दोस्तों पहला चैप्टर आपका पर्यावरण समाप्त होगा। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो चारों तरफ से हमको घेरे हुए दशाएं हैं उन्हीं का योग को पर्यावरण कहा जाता है, आपने समझा, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर आपका आता है पारिस्थितिकी, पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण की जो है महत्व, विशेषता, पर्यावरण के घटक और पर्यावरण के प्रकार, सब आपने समझे। अब दूसरा चैप्टर आपका दोस्तों आ चुका है तीव्र गति से, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी अंग्रेजी में कहा जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान की एक शाखा होती है जो क्या करती है, जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन करती है। जीव और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन्हीं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को इकोलॉजी कहा जाता है। लॉजी शब्द दोस्तों लोगस शब्द जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है उससे बना है, और इको शब्द दोस्तों इसका मतलब होता है पर्यावरण की। आप देखेंगे पर्यावरण के बीच में और जो जीव होते हैं, जीवों को जो चारों तरफ से घेरे हुए होता है और जीवों को प्रभावित करता है उसको पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब जीव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध पाए थे पारस्परिक, क्योंकि जीव पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है, पर्यावरण जीवों को प्रभावित करता है, दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है इन्हीं संबंधों का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब पारिस्थितिकी का अर्थ समझते हैं। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच
संबंधों और उनके परस्पर प्रभावों का अध्ययन करते हैं, यानी कौन किस पर क्या प्रभाव डालता है इसका अध्ययन भी करते हैं। पारिस्थितिकी की परिभाषाओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी 1866 में। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी जीवों के उन समस्त संबंधों का अध्ययन है जो उन्हें एक दूसरे तथा उनके अजैविक पर्यावरण से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहा कि पारिस्थितिकी जीवों के उन समस्त संबंधों का अध्ययन होता है जो उन्हें एक दूसरे से, चाहे पर्यावरण को उनके जीवों से या उनके अजैविक पर्यावरण से जोड़ते हैं। ठीक है, एजी टांसले 1935 में परिभाषा देते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो परितंत्र के अध्ययन का विज्ञान होता है। परितंत्र माने क्या होता है, इकोसिस्टम का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम क्या है, जहां पर पर्यावरण और उसके जैविक घटक अजैविक घटक आपस में प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं और मनुष्य उससे प्रभावित होता रहता है। ईपी ओडम साहब कहते हैं 1971 में कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन करता है, अर्थात यह जीवों और पर्यावरण की क्रियाओं तथा परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। क्या, पारिस्थितिकी। सीसी पार्क कहते हैं 1966 में कि पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच विद्यमान जटिल वैज्ञानिक संबंधों का अध्ययन करती है। ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। दोस्तों, पारिस्थितिकी के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी के कई सारे उद्देश्य। पहला उद्देश्य है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी शब्द आया और इसका विज्ञान सामने आया, ये सब्जेक्ट है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और क्रियाओं को समझने के लिए यह आया। जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के उपाय सुझाने के लिए आया। पर्यावरणीय समस्याओं का कारण क्या है और उस जो है पर्यावरण की समस्या का निवारण कैसे होगा, यह भी पारिस्थितिकी हमको बताता है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मनुष्य का कल्याण के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी इकोलॉजी का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये 5 उद्देश्य हैं इकोलॉजी के। बाद ध्यान रखेंगे इकोलॉजी के उदाहरण समझें, जैसे पारिस्थितिकी क्या है इसके उदाहरण, जैसे वन परितंत्र का अध्ययन करना, तालाब परितंत्र, मरुस्थल परितंत्र, समुद्री परितंत्र, कृषि परितंत्र, ये सब आपका होता है परितंत्र, इसका अध्ययन आपको करना है। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब चीजों को और थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्लियर हो रहा होगा आपका। तो वन परितंत्र, तालाब परितंत्र, मरुस्थल परितंत्र, समुद्री परितंत्र, कृषि परितंत्र, ये सब इकोसिस्टम है। तो ये इन्हीं इकोसिस्टम का अध्ययन पारिस्थितिकी नाम का एक विज्ञान है, एक विषय है, वह करता है। अभी आगे चल करके आपको पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जीव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, जीवन और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है उन्हीं का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी विज्ञान। अब पारिस्थितिकी का महत्व ये है दोस्तों, क्या महत्व है इसका पारिस्थितिकी का, कि पारिस्थितिकी हमें प्राकृतिक संपदाओं क्या करता है, पारिस्थितिकी हमको प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए मोटिवेट करती है। क्या करती है, ताकि हम प्राकृतिक जो संपदा है उसका संरक्षण करें। ठीक है, दूसरी बात, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन भी इकोलॉजी सब्जेक्ट देता है कि पर्यावरण की जो समस्या है वो समस्या कैसे सुलझाई जाए। इसके साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायता देता है क्या, पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, पारिस्थितिकी। इसके अलावा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बार बार शब्द आता है, ये है क्या, आगे चल करके इसको विस्तार से आप अध्ययन करेंगे। लेकिन सतत विकास का दोस्तों मतलब होता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है। यानी कि मनुष्य विकास की उस चरम सीमा पर इस समय पहुंचा हुआ है कि वो विकास के आगे पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखता। इसीलिए मनुष्य जब विकास करता है तो अपनी पर्यावरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखे और संसाधनों का उचित दोहन करे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का अच्छे तरीके से दोहन कर पाए। ठीक है, तो वो होता है आपका सतत विकास, यानी कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का दोहन करने की योग्य बची रह सके, यही होता है आपका पारिस्थितिकी। ठीक है, सॉरी, ये होता है आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरी होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तो ये सब पारिस्थितिकी करती है। तो पारिस्थितिकी का ये सारा महत्व है। पारिस्थितिकी का उद्देश्य क्या है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और क्रियाओं को समझना, जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के उपाय सुझाना, पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों और उसका निवारण कैसे किया जाए इसके बारे में अध्ययन करना, सतत विकास और मानव कल्याण के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करना,
ये सब इसका उद्देश्य रहा है, किसका, पारिस्थितिकी का। ठीक है, एक विज्ञान है ये। अब दूसरा समझते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पारिस्थितिकी एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत ये चीजें मैंने आपको बताई। अब आपका आता है परितंत्र। परितंत्र क्या होता है दोस्तों, इकोसिस्टम कहा जाता है परितंत्र को। परितंत्र पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है जिसे जीव जंतु, सजीव और उनका अजैविक वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं। अच्छा, इसी क्रिया के प्रभाव का अध्ययन ही इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जैसे जैविक और अजैविक घटक के बीच में किस तरीके की अंतरक्रिया होती है, किस तरीके से पारस्परिक संबंध होता है, उसी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है परितंत्र उसी को कहा जाता है। तो इसे एक एरिया क्रिएट होता है, जैसे जलीय परितंत्र, ठीक है, समुद्री परितंत्र, ठीक है, जैसे वन जंगल, ये सब। परितंत्र का अर्थ, परितंत्र वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवधारी यानी सजीव और अजैविक घटक जिसमें से जलवायु, मृदा, तापमान, मिट्टी, ये सब, ये एक निश्चित क्षेत्र में परस्पर क्रिया करके ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्व चक्रण के द्वारा संतुलित एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें जैविक घटक अजैविक घटक को प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। परतंत्र की डेफिनेशन अगर देखें दोस्तों, तो हेडिंग डालेंगे परतंत्र की डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। एजी टांसले 1935 में इन्होंने परतंत्र के बारे में कहा कि परतंत्र वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीव समुदाय उसका भौतिक वातावरण एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक चीजें जो होती हैं वो इकट्ठा काम करती हैं। ये चीजें इसमें बताई गई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? ईपी ओडम साहब कहते हैं 1971 में कि परतंत्र एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवधारियों का समुदाय और उनका अजैविक वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं और एक खुली प्रणाली होती है। या क्या होती है परितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवधारियों का समुदाय और उनका अजैविक वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं और एक खुली प्रणाली होती है। यहाँ ठीक है। एल्टन नाम के विद्वान है, चार्ल्स एल्टन, कहते हैं 1927 की परिभाषा है कि परतंत्र वह समुदाय है जिसमें सभी जीव और उनका भौतिक पर्यावरण मिलकर के एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से ही और उनके पारस्परिक संबंधों से ही परितंत्र बनता है। इसी परितंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत, इकोलॉजी विषय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। ओडम कहते हैं कि परतंत्र वह प्राकृतिक इकाई है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। ये होता है दोस्तों इकोसिस्टम, जिसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसको आपने समझा। तो पारिस्थितिकी तंत्र को आपने समझा, आपने इकोलॉजी को समझा, आपने पर्यावरण को समझा। अब परितंत्र की संरचना को अगर देखें दोस्तों, तो इसमें दो चीजें आपको, जैसे आपने पर्यावरण के बारे में देखा था, तो ऐसे ही पर्यावरण के जहां पर दो घटक होते हैं, ऐसे ही परितंत्र के भी दो घटक होते हैं। इकोसिस्टम के दो घटक हैं दोस्तों। पहला घटक है जैविक घटक, दूसरा घटक है अजैविक घटक। जैविक घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें सभी सजीव घटक आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, ये सब आ जाते हैं जैविक घटकों में। दूसरा घटक है परितंत्र का अजैविक घटक। अजैविक घटकों की अगर बात की तो अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। सभी निर्जीव तत्व जैसे जल हो गया, मृदा है, वायु है, तापमान, प्रकाश, खनिज, ये सब आपके अजैविक घटक में आ जाते हैं। और इन दोनों का तालमेल जहां पर बैठता है जिस एरिया में, उस पूरे के पूरे एक तंत्र का निर्माण इन दोनों के परस्परिक संबंध जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एक जाल क्रिएट होता है, इसी को दोनों को मिला करके जो संबंध इन दोनों का परस्परिक संबंध होता है, इसी को परितंत्र कहा जाता है। ठीक है। और इसी का अध्ययन जो परितंत्र, तो ठीक है, और इसी का अध्ययन करने वाले शास्त्र विज्ञान को क्या कहते हैं, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इसका परितंत्र का अध्ययन कौन करता है, इकोलॉजी करता है। यानी इकोलॉजी क्या है, एक शास्त्र विज्ञान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। परतंत्र के घटक की अगर बात की जाए तो इसमें आपके उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक कारक आते हैं। अब इसमें दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते कि है क्या उत्पादक, क्या होते हैं, जैसे कि घास फूस जितने भी है, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। आगे चल करके पूरी खाद्य श्रृंखला आपको मैं समझाऊंगा, वहां पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे घास, पेड़ पौधे, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी ऐसी चीजें प्रकृति में उपलब्ध, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, वो उत्पादक कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर्स। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता दोस्तों तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट उपभोक्ता शाकाहारी होता है, सेकंड उपभोक्ता, ठीक है, सर्वाहारी होता है, और थर्ड उपभोक्ता मांसाहारी होता है। ठीक है। जैसे आपका शेर हो गया, मांसाहारी है। ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं शेर हो गया
जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य आपका सर्वाहारी हो गया, कुल सब कुछ खाता है। और यहाँ पर बकरी, तो बकरी जैसे दोस्तों क्या खाएगी, बकरी मनुष्य शेर। और यहाँ पर क्या, घास, मान लेते घास। अब घास उपभोक्ता है, घास उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है घास। घास को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता, नहीं बकरी घास को खाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, बकरी को मनुष्य खा लेगा, बकरी को शेर भी खा लेगा, ठीक है। तृतीयक और द्वितीय उपभोक्ता खा सकते हैं प्राथमिक उत्पादक को। अब प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता जो को मनुष्य यानी मनुष्य बकरी खा लेता है, ठीक है। अब मनुष्य को उठा, मनुष्य ने शेर, मतलब शेर ने मनुष्य को खा लिया। तृतीय को उपभोक्ता ये हो गया शेर, द्वितीय को उपभोक्ता मनुष्य हो गया, और तृतीय प्राथमिक को उपभोक्ता बकरी हो गया। उत्पादक कौन है, घास है। अब आता है दोस्तों अब घटक, मान लेते हैं अब शेर मर गया, शेर के मरने के बाद शेर की बॉडी को गलाने या शेर की बॉडी को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं, यही डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो जिसको आप घटक कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वही जो होते हैं वो शेर की बॉडी को गला देते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती थी, खाद्य श्रृंखला यही होती है, ठीक है। अब अजैविक कारकों में जो कि इन सभी को प्रभावित करते हैं, इन सभी प्रोसेस को होने में उपभोक्ता, घटक और उत्पादकों को प्रभावित करते हैं, उनको अजैविक कारक कहते हैं। ये अजैविक कारक दोस्तों जल, मृदा, वायु, ठीक है, ये सब इसमें होते हैं, ये सब शामिल होते हैं। ये मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। अब दोस्तों परितंत्र की विशेषताओं की अगर बात की जाए, लिखेंगे ये प्राकृतिक इकाई है एक, ठीक है। जैविक यानी सजीव और अजैविक घटकों का एक समुच्चय होता है। ऊर्जा का प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण यहाँ पर होता है, जो मैंने आपको समझाया। स्वनिर्मित और स्वसमायोजित तंत्र होता है, ये खुद बनता है और खुद ही एक प्रकार से समायोजित होता है, खुद ही तालमेल बैठा लेता है। गतिशील यानी डायनेमिक और डायनेमिक प्रकृति, इसका नेचर जो होता है गतिशील होता है, बदलता रहता है ये, ठीक है। इस तरीके से हमने परितंत्र को समझ लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं परितंत्र के भाग 2 में कि आखिरकार उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं और ये सब क्या होते हैं। देखिए उत्पादक ये परितंत्र के हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, जल और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत प्रदान करते हैं, उत्पादक जो होते हैं। ऐसे हरे पौधे, पेड़, घास, जो शैवाल होता है, ये सब उत्पादक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कैसे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसे, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ से ऊर्जा मिलती है। अब इसे जब यहाँ पे मिट्टी में हमने पौधा उगाया, यहाँ पर जल, चूंकि नीचे आपको जल यहाँ पर सींचा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उपलब्ध है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे सोखते हैं अपने अंदर, तो CO2 प्लस H2O जल होता है, इसमें कई कॉम्बिनेशन मिला करके आपका बन जाता है क्या, भोजन का निर्माण हो जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, भोजन शर्करा आपको बन, शर्करा में जैसे ग्लूकोज बन जाएगा इससे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज बनने की है। जैसे C6 अगर इसे यहाँ पर 6 से गुणा कर दे, यहाँ पर आप देखिए C6 हो जाएगा आपका ग्लूकोज में, C6, ठीक है। H12 यानी H12 लेना है आपको, H यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 6O2, ठीक है। अब 6 दूनी 12 यानी कि C6H12 यानी H12 हो गया, और O6 यहाँ पर आपका 6 दूनी मतलब कि 12 O भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर O6 भी आपका हो गया, तो ये आपका निकल गया इतना, ठीक है। और यहाँ पर कितने O बच रहे हैं दोस्तों, कितने O बच रहे हैं यहाँ पर 12 यानी 6 निकल गए, तो 6 O बच रहे हैं, एक 7 O बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका और भी निकाल करके थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके कॉम्बिनेशन बना करके पूरी प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझाई जाती है, जिसमें मतलब कि निकाल लिया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को इसमें निकाल लिया जाता है, यानी भोजन बन जाता है, और बाकी ऑक्सीजन जो होता है O2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो उत्पादक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में मैंने आपको बताया था, अब समझने का प्रयास करें। इसे उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, ये वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए उत्पादकों अथवा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है शाकाहारी उपभोक्ता, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी उपभोक्ता, जिसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तीसरा है सर्वाहारी उपभोक्ता, जिसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। कभी कभी इसको तृतीयक, कभी कभी इसको द्वितीयक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये केवल पौधों को खाते शाकाहारी उपभोक्ता, जैसे गाय, हिरण, खरगोश, भैंस, बकरी, ये सब घास फूस खाते हैं। ये उत्पादक को, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उन्हीं को खा करके अपना भोजन मतलब की कर लेते हैं, ठीक है। मांसाहारी ये अन्य जीवों को खा करके, जैसे ये हिरण को खाते हैं, गाय को, भैंस को, खरगोश को, बकरी को खा करके, ठीक है, ये अपना जीवन करते हैं। यानी कि शेर, बाघ, लोमड़ी, सांप, मछली, ये सब आपके क्या होते हैं, मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं।
तृतीयक उपभोक्ता इसको ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी ये पौधों तथा जानवरों दोनों को खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, भालू हो गया, ठीक है, कौवा है, सुअर है, ये सब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, दोनों टाइप की चीजें खाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीजें। तो इस तरीके से अब अगला आता है तीसरा जो तत्व होता है दोस्तों, वो कौन सा है परितंत्र में? अपघटक। अपघटक की अगर बात की दोस्तों, अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स। ये वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मूल पौधों तथा जीवों के अवशेषों को विघटित कर देते हैं। सॉरी, मृत पौधों को, मृत पौधों और जीवों के अवशेष, जो से कोई मर गया उसकी लाश है, उसको एक प्रकार से मिट्टी में मिलाने का काम यही लोग करते हैं, और मिट्टी में मिला देते हैं। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण इसी से हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक यानी फफूंद, केचुआ, ये सब ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए फफूंद ये होता है, ये बैक्टीरिया होता है, और ये आपका केचुआ होता है। ये सब क्या करते हैं? मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और एक मिट्टी मिलाने का काम कौन करता है? माफियाओं को, माननीय योगी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों अपघटक। अच्छा, उनका इस्तीफा हो गया भाई, चलिए उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। बड़े दिन से मुद्दा चल रहा था नीट मामले को लेकर के। ठीक है, तो उनका इस्तीफा हो गया। हालांकि अब जो नया व्यक्ति आए वह पेपर लीक मामले को रोके, इस बात पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो, बच्चों का भविष्य का जो है गड़बड़ ना हो। खाद्य श्रृंखला की अगर बात की तो परितंत्र में ऊर्जा के एक जीव से दूसरे जीव तक क्रमिक स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, जैसे घास उत्पादक है, घास उगी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाया, घास को टिड्डे ने खा लिया, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया। अब टिड्डे को दोस्तों मेढक ने खा लिया, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को सांप खाएगा, सांप तृतीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी हो जाएगा। और सांप को जो है दोस्तों बाज खा लेगा, बाज क्या हो जाएगा? चतुर्थक उपभोक्ता भी हो जाएगा। यानी कि कभी कभी ये उपभोक्ताओं में कई सारी कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरीके से चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। खाद्य जाल क्या होता है? ये खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें एक चीज होती है। अब खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेब को समझने का प्रयास करिए। खाद्य जाल, जो परितंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक जाल का निर्माण। खाद्य श्रृंखला एक ही खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, छोटी होती है, लेकिन खाद्य जो जाल होता है, फूड वेब होता है, उसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं इकट्ठा मिल जाती हैं और इससे बड़ा रूप हो जाता है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। परितंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान कर, जैसे कि मान लेते हैं ये घास है, घास को दोस्तों कौन खाएगा? घास को टिड्डा खा लिया। टिड्डा को दोस्तों किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। सांप को दोस्तों बाज ने खा लिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बाज मर, ठीक है, सांप को बाज ने खा लिया। ठीक है, और इसी चूहा, अब चूहा दोस्तों, चूहा को किसने खा लिया? चूहा मेढक को भी खा लेता है, चूहा टिड्डे को भी खा सकता है, चूहा और सांप चूहे को खा सकता है। इस तरीके से चूहा सांप की लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे तमाम सारी चीजें। बाज जो होता है वो चीज इसको खा लेता है, चूहों को उठा ले जाता है, सर्प को उठा ले जाता है। ठीक है, जब बाज मर जाता है तो उसको कौन जो है करता है? घटक करता है, ये कवक, बैक्टीरिया, केचुआ, सब उसको खा पी के खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये खाद्य जाल हो जाता है, जिसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिली रहती हैं, वो खाद्य जाल होता है। जिसमें एक खाद्य होता है श्रृंखला, वो खाद्य श्रृंखला होती है, जिसमें केवल उत्पादक, उपभोक्ता और जो है अपघटक शामिल होते हैं। उसको खाद्य का क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य का जाल जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती तो वो होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर पर कुछ कम हो जाती है, उत्पादक ऊर्जा के मूल स्रोत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चीजों को बताने का प्रयास करूं। जैसे मान लेते हैं अगर घास को टिड्डे ने खाया तो घास, अगर 100% ऊर्जा घास में थी तो उसका मात्र 10% ऊर्जा, यानी घास की 10% ऊर्जा केवल टिड्डे में जाएगी, बाकी 90% ऊर्जा घास को बनने में खत्म हो जाएगी। अब टिड्डे का जो 10% ऊर्जा, टिड्डे में 10% ऊर्जा गई। अब टिड्डे का जो है, टिड्डे की 10% ऊर्जा ही, अगर मेढक जो टिड्डे को खाता तो मेढक की 10% ऊर्जा ही इसमें जाएगी, मेढक में, टिड्डे की, बाकी 90% इसको बनने में लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 10% सर्प में जाती है, ऐसे ही 10% ही बाज में जाती है। इसी की श्रृंखला, यानी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, ऊर्जा कभी लौटती नहीं। यानी कि कभी मेढक से ऊर्जा टिड्डे में नहीं जाएगी, टिड्डे से मेढक में जाएगी, मेढक से सांप में जाएगी, सांप से बाज में जाएगी, लेकिन ये वापस नहीं लौटेगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो है दोस्तों, ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो है ऊर्जा के प्रवाह की अगर बात की जाए तो उसमें जो है ये एक दिशीय होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अब परितंत्र के प्रकार को समझ लेते हैं। परितंत्र दोस्तों कई प्रकार का होता है। हेडिंग डालेंगे परितंत्र का प्रकार। देखिए, स्थलीय परितंत्र, ठीक है, जो स्थल पर होता है, इसको समझते हैं। स्थलीय परितंत्र दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वन हो गया, जंगल है, आपका स्थलीय परितंत्र है।
ठीक है। परतंत्र भूमि पर पाए जाते हैं, इसमें जल की उपलब्धता कम होती है, इसमें पौधों की जड़ें मिट्टी में होती हैं तथा जीव जंतु भूमि पर मिट्टी के भीतर रहते हैं, जैसे वन हो गया, घास भूमि हो गई, मरुस्थल, टुंडा प्रदेश, ये सब। जैसे घास की भूमि हो गई, मरुस्थल हो गया और टुंडा प्रदेश, यहाँ सब आप देखिए जीव जंतु भी पाए जाते हैं और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। ये परतंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, जल, वायु, सब मिट्टी, सब कुछ आपको विद्यमान मिलते हैं और तालमेल से, जैसे जंगल हो गया, ठीक है, घास की भूमि हो गई, मरुस्थल हो गए, डिजर्ट हो गया और टुंडा हो गया, सभी की वनस्पतियां भी सब में है, सब में जीव जंतु भी रहते हैं, तो ये परतंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों स्थलीय परतंत्र। दूसरा परतंत्र है जलीय परतंत्र। जलीय परतंत्र क्या होता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम समझेंगे बेटर हो जाएगा। जैसे यह परतंत्र जल में पाए जाते हैं, इसमें जल मुख्य तत्व होता है, जीव जंतु जल में रहते हैं, पौधे जल में पाए जाते हैं। जैसे इसको नदी परतंत्र, झील परतंत्र, समुद्री परतंत्र, दलदली परतंत्र कह सकते हैं। ये सब इसके उदाहरण है। जैसे नदी परतंत्र आप यहाँ पर देख लेंगे, नदियों में तमाम प्रकार की मछलियां, तमाम प्रकार के जीव, तमाम प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया होते हैं। झील होता है, ठीक है, समुद्र होता है, दलदली परतंत्र, सभी में वनस्पतियां होती, सभी में जीव जंतु होते हैं और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अपने आप पे पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। तीसरा सिस्टम है दोस्तों प्राकृतिक परतंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। ये परतंत्र प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित होते हैं, मानव का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इनकी संरचना अस्थायी और स्वनिर्मित होती है। जैसे वन, जंदी, नदी, झील, महासागर, मरुस्थल, ये सब आपके प्राकृतिक परतंत्र में आते हैं। एक कृत्रिम या मानव निर्मित परतंत्र भी कह सकते हैं, जैसे ये परतंत्र मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव इन पर नियंत्रण रख सकता है, इसका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। जैसे कृषि क्षेत्र, बांध, तालाब, उद्यान, एक्वेरियम या शहर, ये सब होता है दोस्तों मानव निर्मित परतंत्र। ठीक है, कृत्रिम परतंत्र में से कृषि क्षेत्र हो गया, आपने कोई बांध बना लिया, आपने शहर बसा लिया, आपने तालाब का निर्माण कर लिया, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये सब दोस्तों आपके कृत्रिम परतंत्र हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं अब सूक्ष्म परतंत्र क्या है और वैश्विक परतंत्र। देखिए पांचवा परतंत्र सूक्ष्म परतंत्र। क्या होता है, ये छोटे आकार के परतंत्र होते हैं, इसमें सीमित संख्या में जीव जंतु एवं पौधे होते हैं, यह बड़े परतंत्र का भाग होता है। जैसे तालाब में जल की एक बूंद, ये छोटा परतंत्र है, सूक्ष्म परतंत्र है। जैसे आप देखते हैं कोई मिट्टी, ठीक है, या पेड़ की छाल पर उगने वाली जो काई होती है, पेड़ की छाल पर उगने वाली काई जो होती है वो, ये सब दोस्तों क्या होती है, ये सब आपके सूक्ष्म परतंत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें भी जीवन होता है। वैश्विक परतंत्र क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ परतंत्र होता है, इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल सब शामिल होते हैं। समस्त छोटे बड़े परतंत्रों का संकलन होता है वैश्विक परतंत्र। जैसे पृथ्वी का समग्र परतंत्र को अगर देखें तो वैश्विक परिमंडल होता है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी का पूरा इलाका। क्लियर। अब प्राकृतिक और कृत्रिम परतंत्र में थोड़ा सा अगर अंतर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक परतंत्र दोस्तों प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित होता है, क्योंकि कृत्रिम परतंत्र मानव के द्वारा निर्मित होता है, इन पर मानव का नियंत्रण नहीं होता है प्राकृतिक परतंत्र पर, जबकि कृत्रिम पर होता है। संतुलन स्वतः बना रहता है प्राकृतिक परतंत्र में, जबकि कृत्रिम परतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मानव को प्रयास करना पड़ता है। प्राकृतिक परतंत्र से वन, नदी, झील, महासागर, ये सब प्राकृतिक परतंत्र हैं। कृत्रिम परतंत्र दोस्तों कृषि क्षेत्र, तालाब, शहर, उद्यान, बांध वगैरह होते हैं, सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए परतंत्र होते हैं। स्वतः नियमित और नियंत्रित होता, अस्थायी होता है प्राकृतिक परतंत्र, जबकि कृत्रिम परतंत्र अस्थायी हो सकते हैं, मानव के हस्तक्षेप से बनाए जाते हैं, बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। प्रमुख तथ्य है कि परतंत्र के सभी घटक जैविक अजैविक एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किसी घटक में परतंत्र से पूरे परतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता परतंत्र के संतुलन पर ही डिपेंड करती है, बात आप ध्यान रखिए। अब जैसे जलीय परतंत्र जमीन पर होता है, जलीय स्थलीय परतंत्र जमीन पर, जलीय पानी में, कृत्रिम मानव से बनाया जाता है, प्रकृति जो परतंत्र होता है प्रकृति से बनता है। ये सब चीजें आपने समझ ली। अब भारतीय पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान के बारे में थोड़ा सा समझे कि परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें किस तरीके से बताई गई चीजें। देखिए भारत में प्राचीन काल से ही प्रकृति को माता के समान पूजनीय माना गया है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारी संस्कृति, धर्म, साहित्य और परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण के गहरे भाव निहित हैं। इसे ही भारतीय पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। भारतीय पारंपरिक ज्ञान का अर्थ दोस्तों ये है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान से तात्पर्य उन ज्ञान, उन मान्यताओं, उन रीति रिवाजों तथा प्रथाओं से है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उनके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित किए गए थे। और जाहिर सी बात है वेदों में पर्यावरण के संकलन की तमाम सारी चीजें मिलती हैं।
जैसे अगर आप देखते वेदों और उपनिषदों में पर्यावरण के बारे में, तो प्रकृति से प्रेम ही सच्चा धर्म है, इसकी रक्षा करना मानव का कर्तव्य है। ये चीजें हमारे वेदों में बताई गई, हमारे धर्म में बताई गई है। जैसे पंच महाभूत सृष्टि के मूल तत्व में रखे गए हैं, इनको देवता माना गया। जैसे पृथ्वी को देवता माना गया, जल को जो है देवता, जल के देवता वरुण, जल को नुकसान नहीं पहुंचाना है अपने को। अग्नि अग्निदेव, वायु, ठीक है, पवन देव, आकाश के देवता इंद्रदेव, ये सब जो है देव माने गए हैं। इन पंच महाभूतों के संतुलन से ही जीवन संभव है। जल क्षिति पावक गगन समीरा, समीर माने हुए जल, ठीक है, जल क्षिति पावक गगन समीरा, समीर माने हुए जल क्षिति पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो इससे असंतुलन से पर्यावरण संकट उत्पन्न हो सकता है। जब इसीलिए मानव पर्यावरण इसमें कह दिया गया हिंदू धर्म ग्रंथ में कि भैया इन्हीं से पर्यावरण बना हुआ है, इन्हीं पांचों तत्वों से। तो अगर इन पांचों तत्वों को हम बचा लेंगे तो फिर आगे कोई बात ही नहीं है। तो जो हिंदू धर्म है उसमें पर्यावरण का बड़ा अच्छा जो है सिस्टम बनाया गया है, उसको देवता, उसको प्रकृति के रूप में पूजा गया है। अब वेदों और उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया दोस्तों, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः, यानी भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ठीक है। जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदपि गरीयसी, ठीक है, तमाम सारी बातें। अथर्ववेद में जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र रखने की प्रेरणा दी गई है। वहीं उपनिषदों में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को सृष्टि का मूल तत्व माना गया है, जिससे शरीर का निर्माण भी हुआ है। ईशावास्य उपनिषद में आप देखेंगे प्रकृति के प्रत्येक तत्व में परमात्मा के निवास का वर्णन किया गया है। ईशावास्यमिदं सर्व या यत्किंच जगत्याम जगत, यानी कि जो होता है इसमें प्रत्येक तत्व में प्रकृति के परमात्मा का वास होता है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। साथ ही साथ में दोस्तों देखिए प्रकृति संरक्षण की भारतीय परंपराएं किस तरीके से इसको संरक्षित किया जाता था। जैसे देववन, अनेक स्थानों पर वृक्षों के समूह को देवताओं का निवास स्थान मान करके उनको सुरक्षित रखने की प्रणाली आती रही है। जैसे ओरण, राजस्थान में ओरण, देवराई महाराष्ट्र में, काशी के देववन, इन सभी को नुकसान नहीं पहुंचाना, चूंकि यहाँ पर देवता रहते हैं, ऐसा बताया गया, ताकि प्रकृति की रक्षा हो सके, ठीक है। अब देवता रहते हैं कि नहीं रहते बात की बात है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए रखा गया। बहुत सारा सिस्टम ऐसे बनाए ताकि प्रकृति रक्षा से नदियों को देवी मान लिया गया, ताकि नदियों को सुरक्षित रखें हम, ठीक है। वृक्ष पूजा परंपरा, पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, जो वृक्ष अच्छे हैं जिनसे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऐसे वृक्ष दोस्तों, ऐसे वृक्ष जो ऑक्सीजन मतलब कि जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं आपके, ऐसे वृक्ष दोस्तों जो होते हैं उनको काटने से आपको दोष लगे। से पीपल, हिंदू से किसी को बोलते पीपल, बरगद, नीम का, इन सभी का पौधा काट दे, तुलसी का पौधा काटे, जल्दी नहीं काटता है, इससे पाप लगता है, ऐसे धर्म में बताया गया है। क्यों बताया गया? क्योंकि इसका फायदा होता है, इसीलिए इसको काटने के लिए, रोकने के लिए डर का माहौल बनाया गया। इन वृक्षों को काटना पाप समझा जाता था ताकि लोग इसको काटे ना। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा होती रही। जल स्रोतों की पूजा, नदियों की पूजा, तालाबों की, कुओं की पूजा। तो सबसे पुराना कुआं है, हमारा ब्याह हो रहा था तो सबसे जो पुराना कुआं गांव का तो उसको घुमाया जाता है, ठीक है, उसकी पूजा करी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती। तो क्यों? क्योंकि ताकि उसकी रक्षा की जा सके। तालाब, तालाब की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, ठीक है। महिलाएं तालाब की पूजा करने के लिए जाती तालाब में, क्योंकि पवित्र माना गया। उनकी स्वच्छता बनाए रखने पर बल दिया गया है। पर्व, त्योहार, पर्यावरण, जैसे बट सावित्री, तुलसी विवाह, नाग पंचमी, गंगा दशहरा, इन सभी पर्व से प्रकृति के संरक्षण की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और प्रकृति सुरक्षित रहती है। इसके अलावा वृक्ष, नदियां और वन्यजीव संरक्षण, आप देखिए नदियों को माँ के रूप में पूजने की परंपरा रही। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी को पूजा जाता है, इनके जल से अभिषेक किया जाता है भगवान भोलेनाथ का। वन जीवों को भी संरक्षण दिया गया। जैसे गाय, गाय को मारना गौहत्या लगती है। आप गौहत्या के दोष से कभी उबर नहीं सकते। बहुत, अगर गाय किसी के हाथों मतलब गलती से मर जाती तो आपको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता, बहुत लंबा प्रायश्चित। आपके यहाँ लोग खाना पानी तक बंद कर देते हैं। हाथी, सिंह, मोर, नाग, इन सभी को मारना पाप समझा गया है, धार्मिक मान्यताओं को से जोड़ा गया है, ठीक है। हाथी को मार दे गणेश भगवान रुष्ट हो जाएंगे। सिंह, माता दुर्गा की सवारी। गाय, भगवान भोलेनाथ, नंदी जी, ठीक है। मोर,
नाग, मोर भगवान श्री कृष्ण, नाग भगवान शंकर, ये सब उससे रुष्ट हो जाते हैं। वृक्षों और वन्य जीवों को क्षति पहुंचाने पर सामाजिक दंड का विधान था पहले, ये सब चीजें थी। इसके अलावा बिश्नोई समाज आप जानते हैं, बिश्नोई समाज ने ही जो है सलमान खान ने काले हिरण को मारा था, उसको लेकर के आज तक सलमान खान पछता रहे हैं। बिश्नोई समाज राजस्थान, यह समुदाय 29 नियमों का पालन करता है जिसमें वृक्ष और वन्य जीव संरक्षण प्रमुख है। इस समाज ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1730 ईस्वी में खेजड़ी घटना हुई थी। ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड 1970 का दशक, ग्रामीणों विशेष करके महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें लिपट करके कटाई से रोका उनको, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको काफी आगे बढ़ाया। या भारतीय पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति प्रेम का आधुनिक उदाहरण के रूप में आप रख सकते, तो भारतीयों की परंपरा पुरानी परंपरा से कोई आज की परंपरा नहीं रही है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारतीय पारंपरिक आपदा प्रबंधन की अगर बात की है, किस तरीके से लोग आपदाओं को प्रबंधित करते थे पहले के लोग। भारत में प्राचीन काल से ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक सहयोग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता रहा है। पारंपरिक आपदा प्रबंधन का अर्थ की अगर बात की जाए तो पारंपरिक आपदा प्रबंधन स्थानीय ज्ञान, अनुभव, परंपराएं, लोक तकनीकें जिनके माध्यम से समुदाय प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, तैयारी और प्रतिक्रिया तथा पुनर्वास का काम किया करता था, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में आपदा से बचाव के उपाय, पहला उपाय था वास्तुशास्त्र का ज्ञान। जैसे घर, नगर और गांव, भवन वगैरह बनाने का निर्माण जो किया जाता था प्राकृतिक स्थितियों के अनुसार किया जाता था, तो वास्तुशास्त्र में इन सभी स्थितियों को बताया जाता था, यानी घर कहाँ पर बनवाना चाहिए, किस दिशा में क्या बनवाना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी वास्तुशास्त्र बताता था। जल प्रबंधन, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहर, नहर आदि बना करके जल का संचयन किया जाता था, ताकि कभी जो है सूखा पड़े तो इनसे जल हम ले सके, या कभी बाढ़ भी आती तो नहरों के माध्यम से पानी अलग थलग निकल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बाढ़ की समस्या कम आएगी। वन संरक्षण, वनों को काटने पर रोक और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता था, जिससे बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव होता था। ऊंचे स्थान पर बस्तियां, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में ऊंचे स्थान पर गांव बसाए जाते थे ताकि वहां तक बाढ़ का पानी ना पहुंचे। भंडारण व्यवस्था, अकाल या सूखा पड़ने पर उपयोग के लिए अन्न, जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडार किया जाता था पहले। पशु संरक्षण, पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना तथा चारागाहों की व्यवस्था पहले की जाती थी। ठीक है। लोक चेतावनी प्रणाली, बादलों की चाल से, पक्षियों के व्यवहार से, हवा की दिशा आदि देख करके पूर्व अनुमान लगा लिया जाता था कि भाई ये चीज आने वाला है। जैसे कि पिताजी हमारे कहा करते हैं कि जैसे खटिया में तनाव और नमक में गलाव अगर आ गया तो समझो कि जो है मानसून आने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें। और आंधियों की जो होती है, क्या होता है, आसमान की ऊंचाइयां पंछियां जानती हैं। ठीक है, समुद्र की गहराइयां मछलियां जानती हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। पानी कब बरसेगा इसको चींटी जानती है, तुरंत जो है चींटी अपना अंडा बच्चा निकल करके शिफ्ट करने लगती हैं, उनको पहले से आभास हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो इन्हीं के आधार पर डिसाइड होता था सारी चीजें। आगे ग्राम समाज की भूमिका, दोस्तों ग्राम पंचायत और बुजुर्गों की परिषद आपदा के समय निर्णय लेती थी कि क्या करना क्या नहीं करना है। सभी लोग मिलकर के राहत और बचाव का काम किया करते थे। साझा संसाधनों जैसे तालाब, चारागाह, वन आदि का संरक्षण सभी लोग मिलकर के करते थे। समुदाय में सहयोग, सद्भाव और परंपरा जो थी वो प्रबल हुआ करती थी, और इस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती गाँव में। ठीक है। अच्छा, उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे पक्की नालियां बनी थी, जल निकासी प्रणाली थी, ईंटों के बनने मकान बाढ़ से बचाव में सहायक हुआ करते थे। राजस्थान में जोहर, तालाब और बावड़िया बना करके सूखे की समस्या का समाधान किया जाता है, यानी कि राजस्थान में चूंकि पानी बरसता नहीं था ज्यादा, इसीलिए वहां पर जोहर, तालाब और बावड़ी तमाम पर बड़े बड़े तालाब वो सब बना करके गड्ढे खोद कर पानी को इकट्ठा रखा जाता था। पूर्वोत्तर भारत में बांस और लकड़ी के लचीले मकान भूकंप से कम क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए बांस और लकड़ी के मकान बनाए जाते थे ताकि वो गिरे ना भूकंप में, क्योंकि वहां पर भूकंप आते रहते थे। तो उस तरीके से हिमालयी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा खेती करते थे लोग, ताकि जो है मृदा कटाव और भूस्खलन से सुरक्षा हो सके। ठीक है, सीढ़ी बनी रहती तो भूस्खलन कम होगा। ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा आधुनिक समय पारंपरिक ज्ञान का महत्व भी आप देखते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान को जोड़ने से आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पारंपरिक ज्ञान सस्ता, सरल और टिकाऊ होता है। जलवायु परिवर्तन के युग में यह ज्ञान विशेष उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आजकल भारतीय ज्ञान यह सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में सहायता करता है। इस तरीके से पारंपरिक ज्ञान आज बहुत कुछ दे रहा है। पर्यावरण की मतलब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, भारत में पारंपरिक आपदा प्रबंधन सदियों पुराने स्थानीय अनुभव पर आधारित है। जल संरक्षण, वन संरक्षण, सामुदायिक सहयोग इसके मुख्य आधार हैं। गांव की परंपराएं, लोक ज्ञान आज भी आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो रहे हैं।
पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिला करके उपयोग करना चाहिए, ये बेटर रहेगा। तो आज के लिए सीखिए है। इस तरीके से आपने इन चीजों को भी समझ लिया है। अब आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब पर्यावरण की संरक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भी देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण से आशय पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग, पुनर्भरण और रक्षा से होता, ताकि वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों को लिए पर्यावरण की गुणवत्ता बची रह सके। इसको लेकर के तमाम प्रकार के उपाय किए गए, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और विवेकपूर्ण दोहन किया जाए, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण किया जाए, जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए, वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण किया जाए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जाए। जैसे आजकल पेट्रोल के स्थान पर E20 आ गया है, वो चीजें पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, जो कूड़ा कबाड़ है उसको दोबारा उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है वो किया जाए, रीड्यूज, रीयूज, ठीक है, इन सभी का प्रयोग किया जाए। पर्यावरण शिक्षा दी जाए, जनता में जागरूकता का प्रचार किया, ताकि वो जो है चीजों को बताएं, चीजों को समझ पाए और चीजें जो है व्यवस्थित हो। इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के उपाय किए गए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 का, वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आया 1981 में, जैव विविधता अधिनियम बना 2002 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई। ये सब प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेंगे, ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना 2010 में हुई। इन सभी की स्थापना से दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा काफी हद तक संभव हो पाई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत सरकार इसमें पीछे नहीं है, आगे काम कर रही है। जन भागीदारी की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जन जागरूकता अभियान चलाना सबसे जरूरी होता है। किसी भी पर्यावरण के मुद्दों पर हमेशा जनता साथ देगी तो आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए, जल संरक्षण के लिए वर्षा का जल को इकट्ठा किया जाए, स्वच्छता अभियान में भाग लिया जाए, वन्य जीवों और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा की जाए। पर्यावरण के संरक्षण से लाभ ये होगा दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, जैव विविधता बनी रहेगी, मानव जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो होगा वो सुरक्षित हो जाएगा इसको करने से। पर्यावरण दिवस दोस्तों हर साल 5 जून को इसलिए मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में की गई थी, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, सब चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीजों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य यहाँ पर रखे गए जो आप देख सकते हैं, जैसे जैविक घटक, सभी सजीव प्रणाली, पौधे, जंतु, ये सब जैविक घटक है, मनुष्य और सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब अजैविक घटक कौन से? प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी, तापमान, खनिज लवण, पीएच मान, आर्द्रता, ये सब आपके अजैविक घटक होते हैं। पर्यावरण क्या है? व्यापक अवधारणा है दोस्तों। पर्यावरण पर इसमें अंतर क्या होता है परितंत्र में? पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है, जबकि परितंत्र या एक विशिष्ट क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया होता है। पर्यावरण के अंतर्गत ही परितंत्र होता है। इसमें सभी प्राकृतिक तत्व शामिल होते हैं पर्यावरण में, जबकि यह केवल एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है परितंत्र। पर्यावरण का उदाहरण पृथ्वी का पूरा पर्यावरण, ये पर्यावरण होता है, जबकि उदाहरण जैसे तालाब, वन, रेगिस्तान, घास का मैदान, ये सब परितंत्र होते हैं। स्थिर नहीं होता, पर्यावरण लगातार बदलता रहता है। और परितंत्र गतिशील भी ये भी होता है। व्यापक स्तर पर अध्ययन का विषय है पर्यावरण, जबकि ये छोटे स्तर पर अध्ययन का विषय है परितंत्र। दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन वो बड़ा है, छोटा है, ठीक है। अच्छा, कुछ अंतर को और समझ लीजिए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर होता है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला एक सीधी रेखा के रूप में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है, जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं के जाल यानी जुड़ाव को दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव तक भोजन तक का हस्तांतरण होता है। खाद्य जाल में इसमें कई विकल्प होते हैं, एक जीव कई जीवों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे घास, टिड्डा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज खाएगा। लेकिन खाद्य जाल में घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खा लेगा, मेढक जो है फिर उसमें टिड्डा को पक्षी खा लेगा, पक्षी को सांप खा लेगा, ठीक है। फिर सांप जो होगा बाज को, मतलब कि सांप को बाज खा लेगा। इस तरीके से कई सारी चीजें होती हैं। ये सरल होता है खाद्य की श्रृंखला, और खाद्य का जाल जटिल होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला एक कड़ी के नष्ट होने से पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, क्योंकि खाद्य जाल में किसी एक कड़ी के नष्ट होने पर भी अन्य कड़ियां ऊर्जा के प्रवाह को आगे बढ़ाती रहती हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। परतंत्र में कई सारे प्रकार विशेषताएं आप देख ही पा रहे होंगे, ये सब चीजें आपके लिए क्लियर हो गई हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन की अगर बात की जाए तो परितंत्र में सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्र इस संतुलन को बनाए रखता है।
किसी एक घटक के नष्ट होने पर पूरे परतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। जैव विविधता परतंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति में प्रत्येक संसाधन का सीमित उपयोग ही संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। और परीक्षा के में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी का पर्यावरण एक समग्र प्रणाली है। परतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मूल स्रोत सूर्य है ऊर्जा का। ठीक है। रेड लिस्ट IUCN द्वारा प्राकृतिक की जाती है। ये रेड लिस्ट जो प्रजाति खत्म होने वाली उसके बारे में। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी गर्म हो रही है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। पर्यावरण का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ये सब चीजें भी ध्यान रखिए। ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपको इन सभी यूनिट का PDF मिलेगा। जैसे आपको पूरा PDF मिलेगा, सभी इकाइयों का PDF मिलेगा। ऐसे ही आप SMS कर दीजिएगा 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। क्या SMS करेंगे? आप अपना नाम SMS कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम SMS कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट का नाम, आपकी सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है। जिन बच्चों को फीस में जुड़ना है ग्रुप से, PDF नोट्स प्राप्त करें। सभी इकाई का नोट्स मिलेगा, सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा और ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। हर इकाई के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, इन सभी का भी PDF नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक जैसे आप SMS करेंगे स्कैनर भेजा जाएगा। स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने। थर्ड सेमेस्टर के लिए अगर आपको केवल थर्ड सेमेस्टर का फीस जमा करना है तो 100 रुपए। अगर थर्ड एंड फोर्थ का एक साथ फीस जमा करते हैं तो आपके लिए ऑफर चल रहा है, क्योंकि इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो आपका 200 रुपए फीस वैसे होता है थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का। लेकिन चूंकि आप अगर इकट्ठा फीस जमा करेंगे तो मात्र और मात्र दोस्तों 150 रुपए फीस में आपको पूरा थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का नोट्स और पूरे फोर्थ सेमेस्टर का बाद में उसका लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर, PDF नोट सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, सारी चीजें मिलेंगी। 150 रुपए आप कीजिए। अगर थर्ड फोर्थ दोनों का आपको जोड़ना है फीस, तब थर्ड में ही जोड़ा जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर उसके बाद में आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है। जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो, मतलब कि थर्ड का पेपर हो जाएगा तब फोर्थ में जोड़ा जाएगा। लेकिन इकट्ठा फीस जमा कर देंगे तो आपका फायदा होगा कि 50 रुपए आपका कम लगेगा अभी। ठीक है। नहीं बाद में फिर से जुड़ेंगे तो आपका 100 रुपए और लगेगा। तो 100 रुपए थर्ड का लगेगा, 100 रुपए फोर्थ का लगेगा, तो 200 रुपए हो जाते हैं वैसे आपके। तब भी कम ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन और कम अगर आप लाभ उठाना चाहते हो तो दोनों फीस इकट्ठा जमा, थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा कर दीजिए 150 रुपए। अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आप इकट्ठा 4 सेमेस्टर का इकट्ठा जमा करेंगे तो 300 रुपए आप जमा कर दीजिएगा, तभी आपका पूरा की पूरा BA कंप्लीट आपका होगा थर्ड सेमेस्टर का। अब यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है। ये सब चीज को करिकुलर का भी आपको नोट्स मिलेगा, जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, अनिवार्य पेपर जो होता है। ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। आपको किताब या सीरीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे नोट्स को ज्वाइन, मतलब कि नोट्स को ले लेते तो उसको आपको कहीं पर कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें आपको इकट्ठा मिल जाएगी। ठीक है। 9984 039 139 पर तुरंत SMS करें, देर ना कीजिए। चले अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर 11 क्वेश्चन, मतलब सॉरी हमने रखा है दोस्तों कितने प्रश्न, 20 क्वेश्चंस को रखा है। आइए एक प्रश्नों को बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान तरीके से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। आंसर भी बगल में आपके लिए लिख दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप देखिए। जैसे पहला आपका दोस्तों क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो ये किससे हुई है? ये जो है इन प्लस वारेंस यानी कि इन्वायरमेंट से बना है। ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परितंत्र, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सौर ऊर्जा, सूर्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है दोस्तों? जैसे आपका जल अजैविक घटक है, जो कि पौधे, जीवाणु और पशु ये सब जैविक घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी कौन सी होती है? उत्पादक पहली कड़ी होती है और लास्ट कड़ी अब घटक होती है। परतंत्र की स्थिति किस पर डिपेंड करती है? परतंत्र की स्थिति दोस्तों जैव विविधता पर डिपेंड करती है। छठवां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका चुका 7 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये दोस्तों 2000 ईस्वी में लागू हुआ था जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, ये वातावरण को गर्म करती है, वातावरण को नुकसान ये पहुंचाती है कि वातावरण को गर्म कर देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस विद्यमान है, कितने %? 78% नाइट्रोजन है वातावरण में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में 21% ऑक्सीजन है। फिर उस तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। 9 नंबर पर से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से ओजोन परत की रक्षा किस गैस से खतरे में है। दोस्तों ये गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस जो होती है। इस गैस जो फ्रिज और एसी से निकलती है, इससे ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। ओजोन परत यानी O3 नाम की एक गैस होती है, उसको ओजोन 3 कहते हैं। ठीक है, ओजोन कहा जाता है। इसी की एक लेयर बनी हुई है, ठीक है, ऊपर वायुमंडल में। उस लेयर को दोस्तों पार करके जो सूर्य की किरणें आती हैं वो छंद करके आती है, जिससे पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे स्किन पे रोग नहीं होते, जैसे कि स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है लेकिन नहीं होती है, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है। उसी O3 को नुकसान पहुंचाती गैस CFC नाम की गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो निकलती है एसी और फ्रिज से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो उत्तराखंड से हुई थी। बिश्नोई समाज किस चीज से संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वृक्षों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज जाना जाता है। ठीक है, काले हिरण की रक्षा के लिए आप देखते केस कर दिया था इन्हीं समाज के द्वारा सलमान खान पर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा साहब। पेड़ को पकड़ कर चिपक जाते थे, लेकिन पेड़ को मतलब कि पहले हमको काट दो फिर पेड़ को काटना, ऐसे बोलते थे, तब इतनी हिम्मत थी। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष बनी थी दोस्तों। तो ये बनी थी दोस्तों कब, 1980 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा परतंत्र कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल परतंत्र का उदाहरण है। तो है झील, सॉरी परतंत्र क्या, वन, झील और रेगिस्तान, ये प्राकृतिक परतंत्र है। ठीक है, जबकि खेत जो होता है कृषि वाला, ये खुद मनुष्य बनाता है, ये कृत्रिम है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है। 15 नंबर प्रश्न है, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण किनसे होता है। दोस्तों वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, तीनों के मिलने से जैवमंडल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है। जलवायु परिवर्तन दोस्तों औद्योगिकरण, वनों की कटाई और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, इन तीनों वजह से जलवायु में यानी कि जो है वातावरण गर्म होता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वातावरण का गर्म होना। प्राकृतिक परतंत्र का उदाहरण में से कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, समुद्र प्राकृतिक परतंत्र है, वन भी प्राकृतिक परतंत्र है, झील भी प्राकृतिक परतंत्र है, जबकि पार्क जो होता है मानव निर्मित परतंत्र होता है। 18 नंबर प्रश्न, किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। दोस्तों जंगलों को यानी वन को फिर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, खास करके अमेजन के जंगल को कहा जाता है, अगर जंगल में पूछे किसको तो। 1900 भारत में चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। गौरा देवी, महिलाओं में गौरा देवी ने किया था, पुरुषों में सुंदरलाल बहुगुणा साहब ने किया था। दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का अर्थ होता है दोस्तों क्या, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर, यानी वर्तमान की भी पीढ़ी का विकास हो जाए और आने वाली पीढ़ी जो है उसका भी विकास संभव हो पाए इससे। इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।